तो अब हम लोग ना वर्क तो पढ़ लिए। अब किसी भी काम को करने में क्या लगता है? एनर्जी। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं ये एक हो गया पहाड़, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर से दौड़ करके चढ़ेंगे। तो दौड़ करके चढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ एक हाइट अटेंड कर लेंगे और फिर इधर से ही हम लोग यहाँ दौड़ करके उतरते हैं। तो एक पहाड़ को चढ़ने के लिए हम लोग को एनर्जी चाहिए, और जब हम एक हाइट पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर भी कुछ ना कुछ एनर्जी लग रहा होगा, और जब इस पहाड़ से नीचे की ओर आ रहे हैं तो भी कुछ एनर्जी लग रहा होगा। थोड़ा सा एक बात तुम लोग से पूछना है, अगर हम लोग एक हाइट पर चढ़ रहे हैं तो हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगा या फिर कम एनर्जी लगेगा? ज़्यादा एनर्जी लगेगा। यहाँ पर एनर्जी क्या लग रहा है? ज़्यादा। लेकिन फिर हम उसी हाइट अटेंड करने के बाद जब नीचे की ओर उतरते हैं तो हमको एनर्जी कम लग रहा है। जबकि ध्यान से देखो कि दोनों मोशन में, ये भी मोशन में है और ये भी मोशन में, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, ठीक है, तो जब कोई बॉडी का एनर्जी उसके मोशन के कारण से एक्सप्रेस्ड हो तो उसको क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और जब कोई बॉडी का एनर्जी उसके पोजीशन के कारण, जैसे ये अर्थ सरफेस से ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ हाइट पर है, तो इसका एनर्जी क्या हम डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। याद रहेगा? एक और एग्जांपल हम लोग इसका समझते हैं। एकदम ध्यान से सुनना, एकदम सब चीज समझ में आएगा। मान लेते हैं हम लोग एक बॉल लेते हैं रबड़ का, और हम लोग इसको प्रोजेक्ट करते हैं एक हाइट पर। मान लो ये बॉल यहाँ आ गया, मान लो ये ग्राउंड सरफेस पर था, ठीक है। अब हम इसको हवा में फेंक दिए, मान लेते हैं एटमॉस्फेयर में फेंक दिए। तो इस बॉल को फेंकने में जो एनर्जी लग रहा है वो क्या है? मोशन के कारण एक्सप्रेस है, तो उसे क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और जब ये हाइट अटेंड करेगा, मतलब अगर कोई पूछे कि पॉइंट ए पर इसका एनर्जी क्या है, तो जब कोई हाइट के कारण अपना एनर्जी को एक्सप्रेस करे तो उसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। और जब मोशन के कारण हो तो क्या कहेंगे हम उसको? काइनेटिक। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम लोग ये पोटेंशियल और काइनेटिक के बारे में तो पढ़ लिए। अब इसका फॉर्मूला के रिगार्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं। तो एनर्जी हम लोग पढ़े कि एनर्जी जो है वो दो तरह का है। जब कोई ऑब्जेक्ट का एनर्जी उसकी हाइट के कारण से एक्सप्रेस्ड हो तो उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और जब कोई ऑब्जेक्ट का एनर्जी उसके मोशन के कारण से एक्सप्रेस्ड हो तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये दो चीज एकदम याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी हाइट के कारण से डिफाइंड है और काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण से। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि mgh, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हैं हाफ mv²। अब ये आता कैसे है इसको निकाल के देखते हैं। हम लोग वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ रहे थे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहाँ तक? और हम लोग वो जो एग्जांपल लिए थे उसको फिर से लेते हैं कि मान लेते हैं कि ग्राउंड सरफेस पर एक बॉल है, ठीक है, और हम इस बॉल को प्रोजेक्ट किए एक हाइट h पर। ग्राउंड सरफेस से इस बॉल का हाइट क्या हो गया? h। ये पॉइंट मान लेते हैं O और ये पॉइंट मान लेते हैं P। तो ग्राउंड सरफेस इसको हम प्रोजेक्ट किए हाइट h पर, तो इस पॉइंट P पर जो एनर्जी लग रहा है उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। और ड्यूरिंग इट्स मोशन, इसको फेंकने में और नीचे आने में जो एनर्जी लग रहा है ड्यू टू इट्स मोशन, उसको क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। हम लोग निकालते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जैसा कि हम लोग को पता है कि फोर्स इक्वल्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलरेशन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फोर्स के जगह क्या लिखेंगे? मास इनटू एक्सलरेशन। और एक्सलरेशन कैसा हो रहा है? जब ये बॉल को हम फेंक रहे हैं तो एक्सलरेशन क्या जा रहा है? अर्थ सरफेस से अगेंस्ट, मतलब एक्सलरेशन की जगह क्या लिखेंगे? जी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? O से पॉइंट P तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाइट h। तो mg को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया? mgh। और पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं? U से।
तो ये जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है mgh, और वर्क का हम लोग यूनिट क्या याद रखे थे, जूल। तो याद रहे वर्क हो, एनर्जी कैसा भी एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, उसका यूनिट क्या होता है, जूल। और जिसका यूनिट सेम होगा उसका डायमेंशन भी सेम होगा। हम लोग पिछले अपने क्लास में वर्क का डायमेंशन निकाल चुके हैं, ml² t-2। और अगर इसको चेक करना चाहता है तो चेक करो, यहाँ पर m है तो मास का टर्म के अकॉर्डिंग डायमेंशन क्या होना चाहिए, m। g क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, lt-2। और हाइट क्या है, बेसिकली एक लेंथ है। देखो इसको सॉल्व करके 2l का टर्म जैसा दिख रहा है, तो दोनों का टर्म ऐड करेंगे, 1 + 1 कितना हो गया, 2 ml2 t-2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, पूछना है कुछ नहीं भी। अब हम लोग निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² है वो कैसे आता है। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो बॉल है वो इनिशियली क्या था, एट रेस्ट था। जब हम ये बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग इट्स मोशन ही ना काइनेटिक एनर्जी बस एक्सप्रेस्ड है। तो जब भी हाइट वाला टर्म रहता है तो हमेशा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है। न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, जब भी हाइट के रिगार्डिंग अगर कुछ भी निकालना पड़े, अगर हाइट के रिगार्डिंग हमको इसका एक्सलरेशन निकालना है तो हमेशा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v² = u² + 2as। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब इनिशियली रेस्ट पर है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो रहा है तो एक्सलरेशन का वैल्यू कितना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो v², ये तो 0 हो गया, ये 2as। तो एक्सलरेशन का वैल्यू या फिर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अगर देखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, v² / 2a। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आ गया, v² / 2a। अच्छा ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, मास इनटू एक्सलरेशन, और s का वैल्यू कितना है, v² / 2a। a से a कटा, ये वर्क डन किसके बराबर है, हाफ mv²। और ये वर्क डन किसके इक्विवेलेंट है, ड्यूरिंग इट्स मोशन, मतलब एक बॉल को फेंकने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के, और इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, हाफ mv²। इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। इसका भी डायमेंशन क्या होगा, सेम जो पोटेंशियल एनर्जी का है, ml² t-2। अगर जब भी सीजीएस यूनिट का बात किया जाए तो सीजीएस यूनिट कल हम लोग पढ़े हैं, अर्ज होता है। यहाँ पर भी सीजीएस यूनिट कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं भी। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जान गए कि यहाँ पर mv² है। एक और मेथड से सीखते हैं जिसका नाम है कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पर है और हम इस पर फोर्स एक्सर्ट किए, और ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बस थोड़ा सा ही डिस्प्लेस हुआ, पॉइंट पी तक है। तो पॉइंट पी तक है मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत ही कम होता है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। dw = कितना लिख सकते हैं, f.ds। ये सिमिलर है जस्ट उसी के जैसा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे ना कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब कोई वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर के टर्म में f dw = कितना हो जाएगा, f/ds cos थीटा, और थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो dw का फॉर्मूला कितना हो गया, f.ds। ये क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग को पता है कि फोर्स इक्वल्स कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सलरेशन। और एक्सलरेशन बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, dv/dt। तो a की जगह हम लोग पुट किए dv/dt। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब फोर्स का वैल्यू जो हम निकाले हैं वो वर्क वाले में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 dw = mdv/dt, ये हम लोग फोर्स की जगह पर पुट कर लिए, इंटू ds। मल्टीप्लाई में हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना ds/dt, और dv को बाहर कर लिया। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम लोग को पता है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
ds/dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। अब ये dw इक्वल्स कितना आ गया, m, ds/dt की जगह क्या लिख रहे हैं, v, और इधर क्या हो गया, d। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका वर्क डन भी क्या आ जाएगा, 0। जब हम इस पर फोर्स एक्सर्ट किए उस समय इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा, v। तो जब कुछ वेलोसिटी से मूव करा तो वर्क डन भी कुछ होना चाहिए। dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w लिमिट 0 to w। मास तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ v dv का। अब हमको इंटीग्रेशन करना, मास कांस्टेंट टर्म है, लिमिट 0 to v dv। हम लोग इंटीग्रेशन में फॉर्मूला जानते हैं कि अगर x का पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जितना भी पावर उसमें 1 ऐड होगा और उतना ही डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर v का पावर कितना दिख रहा है, कुछ नहीं है तो 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। जितना ऊपर उतना ही नीचे, लिमिट क्या हो गया, 0 to v। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट को पुट करेंगे। लिमिट को पुट करने का क्या तरीका है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। v² माइनस 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो w इधर कितना हो गया, हाफ mv²। और ये वर्क डन किसके इक्विवेलेंट है, काइनेटिक एनर्जी का।